नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, इस साल के आखिर में। और जैसा कि हमने आपसे चर्चा भी की है, पहले भी इस कार्यक्रम में भी हुई है, दूसरे कार्यक्रमों में भी, कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय पहुंचे हुए हैं बिहार, पटना, और पटना के अलावा भी बिहार के कई शहरों में उनका कार्यक्रम रहा। और एक बार उन्होंने फिर कुछ ऐसा बयान दिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। आपको याद होगा कि इस 2015 में भी मोहन भागवत का एक ऐसा बयान था जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके उस बयान की वजह से वो जीता हुआ चुनाव वहां हार गया था। और मोहन भागवत ने अब ये कहा है कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिहार के दुर्भाग्य बदलने वाले हैं, दुर्भाग्य वाले दिन उसके खत्म होने वाले हैं। दुर्भाग्य वाले दिन इसका मतलब अभी चल रहे हैं जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख सहयोगी है, उसके वहां पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात जो उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है, उस पर हम लोग इस कार्यक्रम में बात करेंगे। मोहन भागवत ने और क्या कहा, और यह माना जा रहा था कि मोहन भागवत अचानक उस समय जब बिहार जा रहे हैं, एक तो चुनाव का समय है और दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आरएसएस के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर एनडीए गठबंधन में लगातार अफवाहें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं। खुद नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो खुद ही अगला मुख्यमंत्री होना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत की। अविनाश, मोहन भागवत ने जो बयान दिया, सबसे पहली बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वहां लगातार कुछ समय के लिए जरूर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, यानी इंडिया गठबंधन में, लेकिन ज्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां सरकार चला रहे हैं और फिलहाल वो वही सरकार, उसी के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि ये अच्छे दिन आने वाले हैं कहा जाए, उन्होंने तो कहा कि दुर्भाग्य अब खत्म होने वाला है, इसको क्या लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए मोहन भागवत के इस बयान को? उनका कहने का मतलब क्या था? हाँ, सीधा सीधा से उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि बिहार के दुर्भाग्य के दिन चल रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं। अब कब का खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होना है वो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि जो बिहार का जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा भंग भी की जा सकती है। और इसी को देखते हुए अचानक कि बीजेपी और आरएसएस की सक्रियता एकदम से बिहार में बढ़ गई है, क्योंकि जिस जगह चुनाव होता है, हम ये देख रहे हैं जो संघ प्रमुख हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही देख रहे हैं, जिस स्टेट में चुनाव होता है वहीं के उनके दौरे शुरू हो जाते हैं। अब तक तो हम ये देखते थे कि नरेंद्र मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री जिस राज्य का दौरा करना शुरू करते हैं, हम लोग मान लेते थे कि यहाँ चुनाव होने वाला है। लेकिन अब वो चीज़ मोहन भागवत के लिए भी कही जाने लगी है कि भाई मोहन भागवत के दौरे शुरू हो गए हैं, कहीं पर तो ये मान के चलिएगा कि अगला चुनाव का नंबर वहीं आने वाला है। तो जिस तरीके से मोहन भागवत इस समय बिहार पहुंचे हुए हैं, और बिहार से पहले वो पश्चिम बंगाल भी गए थे, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म होती है फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। तो संघ की निगाह उन सभी राज्यों पर इस समय टिकी हुई है जिस जगह चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहन भागवत के दौरे उन्हीं राज्यों में ज्यादा हो रहे हैं जहां बीजेपी सीधा सीधा सीएम पद की फाइट कर रही है। हमने देखा था कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव चला और झारखंड में भी हुआ, तो मोहन भागवत का ध्यान झारखंड की जगह महाराष्ट्र पर ज्यादा था, जबकि सबको पता था कि झारखंड में यदि चुनाव होता है और बीजेपी जीतती है तो सीएम उन्हीं का होगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए तय नहीं था। तो अब जो परिस्थिति महाराष्ट्र में थी वही परिस्थिति इस समय हम बिहार में भी देख रहे हैं। और नीतीश कुमार, जैसे आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर एक झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अब मोहन भागवत वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बिहार के दुर्भाग्य के दिन बदलने वाले हैं। तो क्या इस समय जो विपक्ष के आरोप जिस तरीके से चल रहे हैं कि भाई दुर्भाग्य ये है कि नीतीश कुमार इस समय शासन में मतलब सीएम बने हुए हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति है उस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ विपक्ष बोल रहा है वही चीज़ मोहन भागवत भी बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मोहन भागवत सरकार में शामिल हैं तो इसलिए वो मतलब उनकी जो पार्टी है, वैसे तो सीधे सीधा संघ कभी नहीं बोलता कि बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी, राजनीतिक रूप से राजनीतिक संगठन कहता ही नहीं है, बिल्कुल उससे इनकार करता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका मतलब तो या उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से ये किसी से छिपा नहीं है।
हाँ, वो तो सीधा सीधा था, क्योंकि ये संघ से और बीजेपी के संबंध सबको पता है। तो उसके क्योंकि बीजेपी संघ वहीं पर मेहनत ज़्यादा करता है जहां बीजेपी को ज़रूरत दिखाई देती है। और इस समय ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का एनडीए के लिए इस समय बिहार की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई हो गई है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से जो भी सर्वे रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो महागठबंधन है वो एनडीए के ऊपर भारी पड़ रहा है, खाली बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन के ऊपर। तो इसलिए बीजेपी इस समय सबसे बड़ी कश्मकश में तो यही फंसी हुई है कि चुनाव में नीतीश कुमार को किनारे लगाया जाए कि सरकार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार को किनारे लगाएंगे तो बीजेपी को यह दिखाई दे रहा है कि चुनाव तो वैसे भी नहीं जीत रहे हैं। तो परिस्थितियां बीजेपी, सबसे पहले तो यही देखा जा रहा है कि चुनाव के समय क्या परिस्थितियां बनती हैं। अगर एनडीए के यहां से सत्ता जा रही है तो ये मान के चलिएगा कि बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि नीतीश कुमार डबल डिजिट में भी ना पहुंच पाए। और जो अगर सत्ता मिल रही है और यदि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती है तो तब भी वो नीतीश कुमार को किनारे लगाएंगे। और जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया है, और उसके बाद दो घटनाएं और हो रही हैं। एक, जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने भी कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था कि 25 से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का होगा। अब वो बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो डिप्टी सीएम, क्योंकि अभी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पूरी करके बिहार की आए हैं, तो एक ही सरकार में दो दो लोग यात्राएं क्यों निकाल रहे हैं? जब नीतीश कुमार यात्रा कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो उससे पहले एक और यात्रा सीधा सीधा, और उसके बाद मोहन भागवत का बयान कि बिहार में जो दुर्भाग्य वाले दिन चल रहे हैं उनको बस खत्म होने वाले हैं। असल में अविनाश ये सारी चीजें ये बता रही हैं, और इतना पहले अभी लगभग 5-6 महीने चुनाव, 7 महीने वहां पर हैं, और उस समय मोहन भागवत की वहां यात्रा, 5 दिन का प्रवास करना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें। और अब ये कह देना कि दुर्भाग्य के दिन चल रहे हैं, एक तो ये कि सारा टारगेट नीतीश कुमार के ऊपर किया जाए, और बीजेपी नेताओं की तरफ से नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से या दूसरों की तरफ से किया जाए, उसमें चाहे आप प्रशांत किशोर को भी शामिल कर सकते हैं। और दूसरी बात जिससे यह है कि नीतीश कुमार पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाए, बीजेपी उससे अपनी दूरी बना सके। और दूसरी बात कि इन सारे चीजों के बीच में नीतीश कुमार को भी अटकाए रहो, लटकाए रहो कि हां हम आपको बनाएंगे, सीएम कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, ताकि वो भी अपना कोई अगला कदम ना उठाने पाए, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक उठा चुके होते कदम, लेकिन उनको शायद ये भरोसा दिया गया है कि उनको बनाया जाएगा। तो ये बीजेपी का दोहरा खेल नीतीश कुमार कितना समझ पा रहे हैं, ये अब बहुत कह लीजिए कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके जो कदम दिखाई पड़ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या खेल कर रही है उसको समझ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो सीएम पद की दावेदारी है, आप ये देखिए बीजेपी के जितने भी नेताओं के बयान आए हैं, उनमें जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वही सिर्फ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार ही बाद में सीएम बनेंगे। अभी तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बयान नहीं गया है, और यह सबको पता है कि बीजेपी के अंदर होता वही है जो बीजेपी का हाईकमान है वो फैसला करता है। यहाँ तो जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी के अंदर, उसको ही सीएम नहीं बनाया जाता, कि पर्ची पता चले किसी और के नाम की पहुंच जाती है। तो यहाँ जब बीजेपी के लोकल लीडरों को खुद ही नहीं पता, सम्राट चौधरी को खुद इस चीज का नहीं पता है कि यदि अगली बार सरकार बन गई और नीतीश कुमार ही सीएम बन गए तो क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको खुद ही इस चीज का पता नहीं है। और ये भी नहीं कि सरकार बनती भी है मान लीजिए और नीतीश भी नहीं बनते, तो कोई जरूरी नहीं कि ये जो 2 डिप्टी सीएम है सोच रहे होंगे कि मेरी दावेदारी हो, इनमें से कोई बने, कोई तीसरा भी आ सकता है। नहीं, बिल्कुल तीसरा आ सकता है, और संभवतः यदि संभावना ज्यादा, हाँ उसी की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि बीजेपी के सीधा उनका कहना होता है कि भाई जो भी हम चुनाव जीतते हैं वो नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव जीतते हैं, और यदि चुनाव कहीं हार जाते हैं तो फिर वो पूरे का पूरा टिकट लोकल लीडरशिप होती है, उसी के मत्थे मार दिया जाता है। और यहाँ तो एक तरीके से बीजेपी ने तैयारी कर ली है, यदि चुनाव में हार मिलेगी तो नीतीश कुमार पर ही सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। और इसीलिए जो लोकल लीडरशिप है वही बोल रही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आप ये देखिएगा कि पूरा यदि विधानसभा चुनाव जब भी हो, चाहे वो अप्रैल या मई में हो, या फिर क्योंकि मई के बाद फिर चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मानसून का सीजन शुरू हो जाता है, और बिहार के पूरे देश में स्थिति वो होती है कि मानसून में चुनाव नहीं हो पाता है। तो अगर अप्रैल मई में चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा है तो फिर चुनाव फिर अक्टूबर नवंबर में जो अपना तय समय उसी समय होगा। और अगर चुनाव जब भी होगा तो आप ये देखिएगा कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, वो सीएम पद को लेकर तब भी कोई भी पत्ता नहीं खोलेगा। जिस तरीके के बयान महाराष्ट्र में आए थे उसी तरीके के बयान आप देख रहे हैं लगातार बिहार को लेकर भी दिए जा रहे हैं। सिर्फ लोकल लीडरशिप यदि कुछ बोल दे, क्योंकि बिहार में भी देवेंद्र फडणवीस बोलते थे कि सिंधिया ही सीएम रहेंगे और अगले 5 साल तक भी
भी वही हमारा नेतृत्व करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद चुनाव के बाद क्या हुआ, उन्हीं फडणवीस ने सिंधिया से सत्ता छीन ली। तो यही स्थिति बिहार में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर सरकार बनी और महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती है तो फिर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। और अगर जाहिर सी बात है जो इस समय स्थितियां दिखाई दे रही हैं, और उसमें तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि एनडीए चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो बीजेपी की पहली कोशिश वही है कि जो प्रक्रिया वो महाराष्ट्र में कर रहे थे, और अभी भी जो जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह का बयान था कि 29 का चुनाव महाराष्ट्र में हमें अकेले दम पर लड़ना है, उनकी कोशिश वही है कि अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो अगला चुनाव बीजेपी विदाउट जेडीयू के लड़ने की तैयारी कर रही है। तो और नीतीश कुमार इस चीज, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को इस चीज का एहसास नहीं है, और ये चीज उनके बयानों में भी लगातार क्योंकि जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उनके ऊपर साफ साफ दबाव दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरीके का बयान अब भागवत का आया है, उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि विपक्ष को तो एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि भागवत ने ही मान लिया है कि अब तक तो तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार को दुर्भाग्य बिहार का बता रहे थे, लेकिन अब संघ प्रमुख की तरफ से इस तरीके से बयान आया है, क्योंकि संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी भी नहीं काटेगी। कि और क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई जो संघ आरएसएस जो उनको रास्ता दिखाती है, बीजेपी के नेता उसी रास्ते पर चलते हैं। तो जो संघ प्रमुख ने बोल दिया है वो वही चीज़ बीजेपी की एक तरीके से आइडियोलॉजी है, और वही चीज़ देखा जाए तो विपक्ष भी बोल रहा है कि भाई बिहार का दुर्भाग्य बदलना है और इसलिए सरकार बदलनी है। बिल्कुल, तो सरकार बदलनी है यानी बिहार का दुर्भाग्य बदलना है। अब उस दुर्भाग्य में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। नेतृत्व भले नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री उसमें शामिल हैं, और हाल ही में अभी 7 मंत्री उसमें और शामिल किए गए हैं, वो भी बीजेपी के ही हैं। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और यहां तक कहा जा रहा है, विपक्ष तो यह कह रहा है कि सारा काम वहां पर जो सरकार चल रही है दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारों पर चल रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में आरोप लग रहे थे कि मुख्यमंत्री भले एकनाथ शिंदे हैं, हम पुरानी महाराष्ट्र की सरकार की बात कर रहे हैं, अब तो वहां पर बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। इन सब के बीच मोहन भागवत का यह कहना कि बिहार का दुर्भाग्य चल रहा है, बहुत ये हैरान करने वाला है। अविनाश, कहीं ये बयान भी उस तरह से तो साबित नहीं होने वाला है। 2015 में आरक्षण को लेकर जो मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, और आप देखिए बीजेपी वाले खुद ही कहते हैं और आज तक कहते हैं कि उस एक बयान ने, अब ये सच्चाई उसमें कितनी सही है नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही कहना है कि उसी बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। हाँ बिल्कुल, मोहन भागवत ने जो बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा करने का समय आ गया है, तो उनका यह बयान ये सीधा सीधा माना गया था कि संघ की इससे पहले जो लाइन चल रही थी कि भाई हमको धीमे धीमे आरक्षण खत्म करना है, और वही बयान जो मोहन भागवत क्योंकि समीक्षा करने का मतलब ही क्या है, उसी को फिर विपक्ष ने, जो महागठबंधन था उस समय, महागठबंधन ने उस बयान को, मोहन भागवत के बयान को लगातार अपनी हर रैली में उठाया था और बीजेपी से जवाब मांगा था इस चीज को लेकर। बीजेपी का कोई लीडर जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब बीजेपी को अपने जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि भाई पूरी तरीके से चुनाव वन साइडेड हो गया है, जनता के अंदर जबरदस्त आक्रोश है कि भाई आप आरक्षण किस तरीके से छीन सकते हैं। और आपने देखा होगा इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण की बात नहीं हुई थी, यहाँ संविधान बदलने के बात हुई थी। और संविधान बदलने का मतलब सीधा सीधा मामला वही है कि आप आरक्षण को ही हटाना चाहते हैं अब, क्योंकि आरक्षण को लेकर आप एक बार हाथ जला चुके थे, तो इसलिए आपने आरक्षण की बात 2024 में नहीं की, आपने संविधान पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए। तो उसका भी आपने नुकसान देख लिया कि कितना नुकसान हुआ था। आप यूपी में बुरी तरीके से साफ हो गए थे। बिहार का देखिएगा तो बिहार में पहले 1 सीट आपके हाथ से हारे थे, तो अब इस बार वो सीटों की संख्या 10 हो गई थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इस चीज का एहसास है कि आरक्षण के मुद्दे पर यदि कुछ भी सवाल किए जाएंगे तो उसका नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए 2015 में तो मोहन भागवत के बयान का काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना पड़ा था। वे बोले थे कि मेरी छाती में गोली मार दो या फलाना कर दो, लेकिन आरक्षण नहीं बदला जाएगा जब तक मोदी जिंदा है। लेकिन उसके बाद बीजेपी के लीडरों के बयान तो नहीं बदले गए। अब जिस तरीके का बयान, अब क्योंकि अब चुनाव एक बार फिर करीब आ गया है, तब भी 2015 में चुनाव से पहले भागवत का बयान आया था और इस बार भी भागवत का बयान आया है। तो भागवत मोदी बीजेपी के लिए टेंशन दे रहे हैं या बीजेपी नीतीश कुमार को टेंशन दे रहे हैं और बीजेपी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, ये तो अब जल्दी सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जेडीयू की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं आई है कि जो जिस तरीके से भागवत ने दुर्भाग्य बोला है, तो बिहार का दुर्भाग्य क्या है। बिल्कुल, जेडीयू की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी की प्रतिक्रिया उससे पहले ही आ गई है। और जैसा अभी आप कह भी रहे हैं कि आरजेडी के नेता
पहले ही कह चुके हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि बिहार के दुर्भाग्य को बदलना है। अब आरएसएस प्रमुख वही बात कह रहे हैं, तो आरएसएस प्रमुख की बात और आरजेडी के नेताओं की बात, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात बहुत मेल खा रही है। अब ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर एक सकारात्मक संदेश है कि या उनके लिए फिर एक डिजास्टर्स स्थिति पैदा करने वाला है, ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन ये भी बात है कि मोहन भागवत ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो उनको पता होगा कि उनके इस बयान का कि कितने मायने निकाले जाएंगे, कितने अर्थ निकाले जाएंगे और इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अनजाने में कह दिया होगा और जानबूझकर कहा होगा। अब जानबूझकर वो ये क्यों कह रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी को अब एक चीज का तो एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले। आज से 2 महीने पहले स्थितियां बन रही थी कि नीतीश कुमार शायद पलटी मार जाएं। जिस तरीके के बयान जेडीयू के अंदर से ही आ रहे थे, वही जेडीयू के नेता ही खुलकर बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार और लालू के संबंध तो बहुत अच्छे हैं, छोटे भाई बड़े भाई का नाता है, विचारधारा भी दोनों की एक ही है, दोनों समाजवादी लोग हैं। तो उस जो जब तक ये बयान चलते रहे तब तक बीजेपी के अंदर एक डर बना रहा। उसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ में अपना एक वरिष्ठ नेता मंत्री जो है वो जरूर साथ में लगा दिया था कि नीतीश कुमार कहीं भी जाएंगे तो बीजेपी का एक वरिष्ठ मंत्री जरूर उनके साथ जाएगा। नहीं तो उससे पहले आप देख लीजिएगा, पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में नीतीश कुमार के जितने भी कार्यक्रम होते थे, नीतीश कुमार तो दूर, जेडीयू के मंत्रियों के जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें बीजेपी के लीडर शामिल नहीं होते थे। और जो बीजेपी के कार्यक्रम होते थे, बीजेपी के मंत्रियों के कार्यक्रम तो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनमें जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। साफ नीतीश कुमार की यात्रा में नहीं शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता। हाँ, शुरुआत में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन जब जैसे ही बीजेपी को इस चीज का एहसास हुआ कि नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, उसके बाद अचानक ही पलटी मारी गई। बीजेपी के लीडर फिर हर यात्रा में पहुंचने लगे। कई जगह स्थितियां तो ये हो गई थी कि जेडीयू के विधायक यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन बीजेपी के विधायक जरूर यात्रा में दिखाई देते थे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को डर लग रहा था कि भाई कहीं नीतीश कुमार दोबारा से पलटी ना मार जाए, और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बीजेपी के लिए चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद से बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने किसी का बयान नहीं आया कि भाई नीतीश कुमार हमारे सीएम, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है। सब एक तरीके से बीजेपी में खामोशी छा गई थी। इवन जब भी कोई बयान बीजेपी का लीडर की तरफ से, छोटे नेता की तरफ से बयान आता था तो पूरी की पूरी पार्टी एक सुर में नीतीश कुमार के फेवर में खड़ी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही जो क्लियर हुआ है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, उसके बाद से अचानक ही हमने देखा कि बीजेपी के तेवर बदल गए। अब तक बीजेपी के लीडर, क्योंकि 1 साल से दबाव नीतीश पर बना रहे थे वो लगातार कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, लेकिन दिसंबर के बाद से लेके उसके फरवरी के मिड तक बीजेपी ने नीतीश कुमार पर कोई प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि ये वो दौर था जब ये लग रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्लियर हुआ वैसे ही जेपी नड्डा वहाँ बिहार पहुंचते हैं, उसके बाद अगले दिन ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाता है। और मंत्रिमंडल विस्तार में जो रिजल्ट सामने आता है देखते हैं कि बीजेपी के ही सभी 7 मंत्री हैं, जबकि उससे पहले बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जो भी सीटें खाली बची हुई हैं, 6 सीट खाली बची थी, क्योंकि उसके बाद एक बीजेपी के जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो 7 मंत्रिमंडल की सीटें खाली हो गई। तो 7 में से ये चल रहा था कि एक आध सीट यदि खाली भी रखी जाती है तो 3-2 या 4-2 का रेशियो रहेगा। लेकिन 7 के 7 मंत्री बीजेपी की बनाना और उसके बाद अपने सहयोगियों के मंत्रालय छीनकर बीजेपी के मंत्रियों को दे देना, उससे तो ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी ने अब दबाव बनाना नीतीश कुमार पर शुरू कर दिया है। और नीतीश अब वो दबाव मानने पर भी मजबूर हो रहे हैं। और ये भी सही बात है कि जितना ये टाइम खींच रहा है उससे नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, कि बीजेपी को पता है। और अब अविनाश, जो मोहन भागवत का ये बयान है, इसलिए इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर नीतीश वहां पर ये कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य, तो ये दुर्भाग्य वाला जो टैग है वो नीतीश कुमार पर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। और तब तक ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी और वहां तक लाया जाएगा कि फिर नीतीश कुमार अपना अगला कोई कदम उठाने लायक रहेंगे भी नहीं। ये बीजेपी की रणनीति दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि अभी तक तो विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को दुर्भाग्य बताया जा रहा था, अब आरएसएस की तरफ से बताया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं, वहाँ के छोटे नेता हैं, उनकी तरफ से इस तरीके के बयान शुरू हो जाएं कि मतलब एक तरीके से अभी देखा जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट आई उसमें नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर रखा गया था कि नीतीश के जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल रसातल में चली गई है। सिर्फ 15% लोग नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होते दिखाई दे रहे हैं, 85% नीतीश के खिलाफ हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आते आते क्या तो कुछ और सर्वे सामने आ जाए जिसमें नीतीश की लोकप्रियता सिंगल डिजिट में रह जाए।
मतलब जेडीयू खुद ही बोल जाए कि भाई चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ लेते हैं कि उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, क्योंकि उसी तरीके के सर्वे नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के भी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता बिहार में 60% और 70% है, जबकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता एज ए सीएम के रूप में भी 15% से नीचे आ गई है। तो एक तरीके से एक बीजेपी की तरफ से एक सीधा सीधा नीतीश कुमार पर दबाव सा बनाया जा रहा है कि वो खुद ही सीएम पद की उम्मीदवारी छोड़ दें, और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का है वो नीतीश के सीएम उम्मीदवारी को मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और अब विपक्ष के लिए तो कहा जाए पहले से ही मौका था कि नीतीश कुमार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, वो विपक्ष उन बयानों को, नीतीश के बयानों को लगातार मुद्दा बना रहा था। अब मोहन भागवत का बयान आ गया। मोहन भागवत ने तो एक तरीके से जो बयान दिया है वो चीज़ विपक्ष लगातार बोल रहा है। ऐसा नहीं कि मोहन भागवत ने नीतीश कुमार मतलब बिहार को कि नाम मोहन भागवत ने नहीं लिया है, विपक्ष की तरफ से तो सीधा सीधा नाम लेकर हमला हो रहा है। मोहन भागवत ने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो बात विपक्ष लगातार बोल रहा है उसी पर मोहन भागवत ने मोहर लगा दी है। तो अब ये बात वही है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ सीएम पद का नहीं है, मामला उनको अपनी पार्टी बचाने का भी है। क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास है कि उनके हाथ से सत्ता गई तो उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी पर बीजेपी की भी निगाह है और दूसरी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस भी हो, सबकी निगाहें नीतीश कुमार के वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर ही वो पार्टी चल रही है, नीतीश कुमार जैसे ही कमजोर होते हैं, और जेडीयू के नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, तो जेडीयू में तुरंत ही भगदड़ मच जाएगी। और जाहिर सी बात है ना, बीजेपी भी चाहती है कि जेडीयू कमजोर हो, आरजेडी भी चाहती है जेडीयू कमजोर हो, क्योंकि आरजेडी और बीजेपी दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और दोनों का ही उसमें फायदा है। तो दोनों ही नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रहे हैं, और जिस तरीके के बयान चाहे आरएसएस का हो चाहे आरजेडी की तरफ से हो, एक ही लाइन पर बयान चल रहे हैं और इस चीज को नीतीश कुमार समझ भी रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास में कोई विकल्प नहीं बचा है बिल्कुल कि वो इस पर क्या रिएक्शन दें और क्या वो अगला कदम उठाएं, और बीजेपी भी वही चाह रही है कि इतना डिले कर दिया जाए कि नीतीश कुमार कोई दूसरा कदम उठाने लायक न रहे, और नीतीश कुमार पर यह भी सवाल लगातार बढ़ते चले जाएं कि वो अब उतना उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, वो अब काम करने लायक नहीं है, और इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां लगातार आ रही हैं। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो बीजेपी के एक और नेता रविशंकर प्रसाद का पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, और उसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस समय उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अविनाश, आपने जो एक बात कही महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर बिहार का चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लोकसभा चुनाव में तो हार हो ही चुकी है, और बिहार में भी उसका नतीजा वो पक्ष में नहीं रहा, उसके नुकसान हुआ, उसको काफी नुकसान हुआ। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घिरे हुए हैं, अमेरिका के सामने सरेंडर कर देने जैसे आरोप लग रहे हैं, और उन आरोपों के पीछे बड़े साक्ष्य हैं कि जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, उसके बावजूद वो उनको अपना डियर फ्रेंड कहते हैं। वो जिस तरह से झटके पर झटके दे रहे हैं भारत को, प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं, वो दे तो भारत को रहे हैं, क्योंकि चाहे वो भारत के खिलाफ वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिकों को अमानवीय तरीके से अमेरिका से भेज रहे हैं, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को वो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है। कल से संसद का सत्र, जो बजट सत्र का दूसरा सेशन है, वो शुरू हो रहा है, तो प्रधानमंत्री इन सारी चीजों से घिरे हुए हैं। बड़ा मुद्दा यह होगा जिस पर जवाब मांगा जाएगा, और इन सब चीजों को देखते हुए एक बार फिर उनके फेस पर चुनाव लड़ना बिहार का, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी अपना हर चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ती है। जहां पर भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड होता है, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार एक बार तैयार हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि चुनाव हारेंगे तो ठीकरा तो नीतीश कुमार के सर पर ही फोड़ा जाना है कि भाई सरकार तो वही चला रहे थे। और अगर जैसे 243 सीट हैं, 243 में से 100 सीट भी जीत जाता है एनडीए, तो ये कहा जाएगा कि भाई ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 100 सीट मिल गई, नहीं तो नीतीश कुमार तो 50 के अंदर ले आए थे इसको। तो और अगर सरकार बन जाती है, बहुमत मिल जाता है, सपोज दैट,
तो फिर यह कहा जाएगा कि भाई चुनाव जो जीता गया है वो नरेंद्र मोदी के फेस पर जीता गया है, इसलिए बीजेपी तय करे कि सीएम कौन बनेगा। तो अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तैयार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर चुनाव हारें या जीतें, बीजेपी का कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बीजेपी का सिर्फ फायदा होने वाला है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंप दी जाएगी और जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के क्रेडिट दे दिया जाएगा। और वैसे भी चाहे गठबंधन कहीं पर भी हो, आंध्र प्रदेश में भी जहां बीजेपी का 2% वोट नहीं है, लेकिन जब चुनाव जीता गया विधानसभा और लोकसभा में वो स्वीप किया गया, तो बीजेपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू की जगह नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया गया। और चंद्रबाबू नायडू की परेशानी ये है कि भाई उनको आर्थिक सहायता चाहिए, तो वो भी उन्हें भी कहना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारी जीत में नरेंद्र मोदी का भी महत्व है, कि नहीं तो भाई जो आर्थिक सहायता इस समय मिल रही है, क्योंकि आपने बजट में भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा यदि किसी स्टेट को दिया जा रहा है तो बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 2 स्टेटों को ही दिया जा रहा है। तो इसीलिए कि जहां पर भी बीजेपी को 1% या 2% वोट हो, जब बीजेपी वहां नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देती है, तो बिहार में तो उनके पास में ठीक ठाक वोट है, 20-22% पर उनके बीजेपी के नाम पर वोट हैगा, तो वहां तो बीजेपी सीधा सीधा पूरा क्रेडिट दे देगी कि भाई नीतीश कुमार ने तो चुनाव एक तरीके से हरवा दिया था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम लोग चुनाव जीत गए हैं, या चुनाव नहीं जीत पाए तो जो भी सीटें मिली हैं वो सीट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली हैं, और जो हार गए हैं वो नीतीश कुमार के चेहरे के चक्कर में हार गए हैं। बिल्कुल, ये तो बात सही है, और उसका यानी वो बीजेपी के लिए चाहे वो हारे या जीते, दोनों तरफ से बीजेपी का फायदा, यानी खास तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय घिरे हुए हैं, भारत की तरफ से अमेरिका बार बार झटके दे रहा है, लेकिन कोई बयान नहीं जारी किया जा रहा है, बल्कि अगर बयान जारी भी किया जा रहा है तो वो अमेरिका के फेवर में जारी किया जा रहा है, ना कि भारत के फेवर में और ना भारत के नागरिकों के फेवर में। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमलावर है, तो कल से जब संसद का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, इसको लेकर यह जबरदस्त, हालांकि बहुत सारे विधेयक पाइपलाइन में है जिनको पास कराना है, वक्फ संशोधन विधेयक भी है, उसको भी पास कराने की पूरी कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर इन सारे मुद्दों पर जवाब मांग रहा है। अभी जो पवन खेड़ा को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर जो टिप्पणी की है, डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारत उनके दबाव के आगे झुक गया है और वो टैरिफ में जो संशोधन की बात है उसको मान गया है। भारत ने अब तक इसका खंडन नहीं किया, इसका मतलब यह माना जाए कि भारत ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इन सारे मुद्दों पर पवन खेड़ा ने कई सारे जवाब मांगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। निश्चित तौर पर यह सारे जवाब कल मांगे जाएंगे सरकार से जब संसद का सत्र शुरू होगा। सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ढिकाना, और ये हालत। तो ये
अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दीज 150 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। तो ये सवाल जिस तरह से पवन खेड़ा पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, निश्चित तौर पर ये सवाल संसद में तब आएंगे जब बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। उसमें ये पूछा जाएगा कि आखिर भारत सरकार खामोश क्यों है, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, एक आधिकारिक बयान तक क्यों नहीं आ रहा है भारत का। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। वो ये तक कह दे रहे हैं कि भारत तैयार हो गया, यानी जो बात भारत सरकार को कहनी चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके दबाव के आगे झुक गया और भारत अमेरिकी सामानों पर, प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और भारत सरकार ने न तो उसकी पुष्टि की है और न ही उसका खंडन किया है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, ये चुप्पी क्यों। तो इन सब के बीच में जिस तरह से अब कल संसद का बजट सत्र हो रहा है, हंगामेदार पिछला सत्र भी रहा, वक्फ विधेयक को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उसको पास कराना अभी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये जो अब मुद्दा आया है डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा, और वो टारगेट कर रहे हैं भारत को, उस पर भारत सरकार की खामोशी ये सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल। अभी जो संसद का इस बार बजट सत्र शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था कि हर सत्र से पहले विदेश से एक खबर आती थी, ठीक है, और उससे विपक्ष हंगामा करता था। उनका कहना था कि भाई विपक्ष का जो विदेशी जो हस्तक्षेप है वो भारत की राजनीति में दिखाई दे रहा है, विपक्ष एक तरीके से विदेश से मदद ले रहा है। लेकिन इस बार जो भी बयान आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के दोस्त के मुंह से आ रहे हैं। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त तो बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड, लेकिन उनके जो भी बयान आ रहे हैं वो भारत के खिलाफ ही आ रहे हैं। वो लगातार भारत पर टैरिफ की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई भारत सरकार ने हमारी बात मान ली, हमारी धमकी से भारत सरकार मतलब झुक गया भारत, सीधा सीधा उनका सीधा सीधा कहना है कि जो हमने भारत की पोल खोल दी है। हाँ वही इतना जो विवादित बयान है, इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया कि हमने उनको एक्सपोज कर दिया, पोल खोल दी। हाँ, और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। ये ट्रंप के बयान के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है कि नहीं हम दबाव में नहीं है। लेकिन भाई आप लोग दबाव में नहीं तो खुलकर बोलिए ना। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से तो स्टेटमेंट आए। सरकार की तरफ से अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बयान सच नहीं है। अभी तक इस चीज़ को नहीं माना गया है। पीयूष गोयल इस समय जो भारत के उद्योग मंत्री हैं वो अमेरिका से अब लौट आए हैं, लेकिन वो क्या क्या समझौते करके आए हैं इसकी जानकारी उनको संसद में देनी चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का भी वो बयान सुनाएंगे। जब वो ये बयान दे रहे थे उस समय पीयूष गोयल अमेरिका में ही थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब वहां डोनाल्ड ट्रंप भारत के नागरिकों को अमानवीय तरीके से भेजा जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में अगर अमेरिका इस तरह के काम कर रहा है तो वो सीधे सीधे एक तो वो भारत के खिलाफ काम कर ही रहा है और आपको बता भी रहा है कि हम इस तरह से
से कर रहे हैं और यह भी जता रहा है कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश इन सब चीजों पर आपत्ति जता चुके हैं। नेपाल तक के लोगों को किस तरह से लाया गया, वहां के जो अवैध प्रवासी थे, लेकिन भारत के अवैध प्रवासियों को उसी तरीके से अमेरिका भेज रहा है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो जो आपने बताया है कि पिछला बयान जब डोनाल्ड ट्रंप का आया था तब नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। नरेंद्र मोदी मौजूद ही नहीं थे, बल्कि नरेंद्र मोदी के मुंह के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा भारत को धमकी दे रहे थे और नरेंद्र मोदी बगल में ही खड़े हुए थे और कि यदि भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम टैरिफ लगा देंगे। और अब उनका जब पीयूष गोयल वहाँ होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने भारत की पोल खोल दी है, भारत ने हमारी बात मान ली है और अब जो टैरिफ थे उसको हटाने के लिए तैयार हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं तो भी सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई अमेरिका के किस किस सामान पर भारत सरकार ने टैरिफ को हटाया है और क्या सिर्फ अमेरिका को ये छूट दी गई है, बाकी देशों को नहीं दी गई है। तो कौन सी पोल खोल दी है अमेरिका ने हमारी? हाँ जाहिर सी बात है, चीज हमने छिपा रखा था, चुरा रखा था, जिसको एक्सपोज कर दिया है अमेरिका ने। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस चीज की ये मुद्दा संसद में जरूर उठेगा और नरेंद्र मोदी को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया आप संसद से नहीं भाग सकते, आप मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखते, मतलब एक तरीके से बात रख के चले जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आप संसद के अंदर नहीं भाग सकते, आपको जवाब उसका देना ही पड़ेगा। और क्योंकि बजट सत्र और काफ़ी लंबा है, ये भी नहीं कि भाई क्योंकि कई सरकार को अपने विधेयक पास कराने हैं, तो विपक्ष की तरफ से तो सीधा सीधा बोल दिया गया है कि जो मामला अमेरिका के साथ जो जुड़ा हुआ है उस पर हम जरूर सवाल पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, वो अमेरिका के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, वो तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति हम तय करेंगे कि भारत को किससे हथियार खरीदना है। वहाँ के मंत्री सीधा सीधा धमका रहे हैं कि भारत को रूस से अब हथियार खरीदना बंद कर देना चाहिए, हम यह आदेश दे रहे हैं। भाई अमेरिका कौन होता है कि भारत को आदेश दे कि वो किससे क्या चीज खरीदेगा? क्योंकि ये भी बताया कि अमेरिका ने जो भारत को भेजा है, जो ड्रोन भेजा है, वो कवाड़ा भेज दिया है, जिसको एक विद्रोही संगठन जिसके पास में ये मान के चलिएगा 80 के दशक के हथियार हैं, वो उन हथियारों से अमेरिका के ड्रोन को मार के गिरा रहा है। तो आपने करोड़ों और अरबों रुपए में भारत को कबाड़ा भेज दिया है। आप ये क्या चाहते हैं कि अमेरिका का कबाड़ा भारत में डंप किया जाए और भारत अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीदे भी नहीं। तो इस चीज़ का, क्योंकि अमेरिका के मंत्री के बयान का भी भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, तो क्या अमेरिका भारत की विदेश नीति तय करेगा? भारत को किससे दोस्ती रखनी है, किससे क्या सामान खरीदना है, ये क्या अमेरिका तय करेगा? तो यदि भारत सरकार को कम से कम इसका जवाब तो देना ही चाहिए। जब आपने जैसे बताया कि नेपाल जैसा देश, नेपाल की कितनी आबादी है, भारत का एक छोटे से छोटा राज्य भी नेपाल से ज़्यादा आबादी के मामले में भी बात कर लें या संसाधनों के मामले में, आर्थिक दृष्टि से हर चीज़ पर वो नेपाल पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब वो एक छोटा सा देश अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकता है, तो फिर भारत की क्या मजबूरी है कि पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को धमका रहे थे, अब अमेरिका का हर मंत्री या भारत को सीधा सीधा धमकी दे रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये अब अमेरिका तय करेगा। तो क्या ये सरकार अमेरिका से चल रही है या भारत के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भारत के लिए काम करेगी? तो इन सब चीज़ों के जवाब नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को सब, क्योंकि अब संसद सत्र शुरू हो गया है, अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई आप तुरंत जवाब दीजिएगा, नहीं, क्योंकि फिर आपको ये, लेकिन आपको संसद में इस पर सीधा सीधा बयान देना पड़ेगा और संसद में आप झूठ भी नहीं बोल सकते। बाहर तो जिस तरीके के बयान चलते हैं बीजेपी के मतलब मोदी सरकार के एक मंत्री का बयान कुछ और होता है, दूसरे मंत्री का बयान कुछ और होता है, लेकिन संसद में ना तो आप झूठ बोल सकते हैं और ना अब संसद से आप भाग सकते हैं। विपक्ष आपको संसद से भागने भी नहीं देगा। तो अब ये देखना है कि जिस तरीके के बयान ट्रंप के आ रहे हैं और अमेरिका से आ रहे हैं, उस पर भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है कि क्या जो बात ट्रंप बोल रहे हैं वो सच है, और सच भी है तो ये बताना, सरकार को बताना होगा कि अमेरिका को हम क्या क्या छूट दे रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका को क्या क्या छूट दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि भारत को लेकर जिस तरह की उनकी बातें आ रही हैं कि भारत दबाव में आ गया है, टैरिफ में वो बहुत ज़्यादा हमसे टैक्स लेता था लेकिन हमारे दबाव में आकर उसने कम कर दिया है, तमाम चीज़ों पे कम टैरिफ की रेट्स जो है वो कम हुए भी हैं। इन सारी चीज़ों के बीच ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से पूछा जा रहा है और सरकार अभी जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि संसद सत्र में भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इन सब दबाव की वजह क्या है। भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह दे रहे हैं पूरी दुनिया के तमाम देश उसका प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन भारत प्रतिवाद भी नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से जब भारत में जो अवैध प्रवासियों को लाया गया था उनको अमानवीय तरीके से, तो भारत ने उसका प्रतिवाद भी नहीं किया और विदेश मंत्री जब तमाम
बहुत दबाव पड़ा है और संसद का सत्र, इस जो बजट सत्र है उसका पहला सेशन जो था उसमें उनको मजबूर होना पड़ा जब जवाब देने के लिए, तो किस तरह से उन्होंने अमेरिका का ही समर्थन किया और ये तक कह गए कि ऐसे ही लाया जाएगा, ये बिल्कुल सही तरीका है। जबकि दूसरे देश के लोगों ने, वहां की सरकारों ने प्रतिवाद किया और अपने नागरिकों को सम्मान के साथ वहां पर बुलाया। तो अब यह मुद्दा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिस तरह से भारत का अपमान कर रहे हैं, आखिर ऐसी भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि उन अपमानों का वो प्रतिवाद भी, उसका विरोध भी नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दे जा पा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है विनाश, हम देख रहे हैं कि कल से ही कुछ मीडिया हाउसेज इस बात को चला रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के इस बयान का एक तरह से खंडन भी नहीं लिख रहे हैं, वो गोल मोल कह रहे हैं कि ये जो कहा है ट्रंप ने कि भारत दबाव में है वो सही नहीं है, गलत नहीं है, और इसके लिए वो सूत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये इस बात के लिए किस सूत्र की बात है? जब भारत का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार इस पर कोई बयान जारी नहीं कर पा रही है, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर क्यों प्लांट कराई जा रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारे सवाल उठ रहे हैं, पर संसद में सूत्रों के हवाले से नहीं, वहां सरकार सामने रहेगी और उसी को जवाब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि संसद में आप मीडिया के हवाले से कोई दावा नहीं कर सकते। और यहाँ तो जो दावा हो रहा है वो सरकार के अंदर का दावा हो रहा है कि सरकार ने इस तरीके की बात अमेरिका से कही है। आपने कोई भी चीज कही हो तो जाहिर सी बात है, अब आपका विदेश मंत्रालय पीसी करता है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और बस खाली इतना बोल दें कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत किसी तक के दबाव में नहीं है, ना तो भारत ने आज तक कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार किया है और ना आगे स्वीकार करेगा। इससे पहले भी कई डीलें हुई हैं भारत ने विदेश जैसे रूस से की हैं या चीन से भी भारत की कई डीलें हुई हैं, लेकिन उसमें कभी भी भारत ने विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे मनमोहन सिंह की हो, चाहे उससे पुरानी सरकारें हों, कभी भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया गया। 1971 के बर्डवार में तो बर्डवार तो नहीं था, भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी उसमें तो अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करने के लिए आ गया था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी, जबकि उस समय भारत के पास में वो संसाधन भी नहीं थे। आज तो भारत के पास में आप ये भी नहीं बोल सकते, एक तरफ तो मतलब बीजेपी की सरकार दावा करती है कि दुनिया में भारत चौथी और 5वें नंबर की सैन्य शक्ति है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, तब स्थिति ये है कि अमेरिका की तरफ से सीधी एक धमकी आती है और सरकार की तरफ से उसका रिप्लाई भी नहीं किया जाता है। आपका मंत्री वहाँ होता है तब अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ अमेरिका जाते हैं तब भी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान होते हैं उनका नरेंद्र मोदी विरोध नहीं कर पाते हैं। जबकि हमने देखा भी कुछ दिनों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति गए थे, वो तो वहाँ झगड़ लिए थे सीधा, जबकि यूक्रेन इस समय कितनी बुरी आपदा में घिरा हुआ है, वहां का राष्ट्रपति अपने देश के लिए अमेरिका प्रेसिडेंट से उनके घर पर जाकर व्हाइट हाउस में, और उनको देखिए ज़ेलेंस्की को, उसके अलावा आप देखिए चीन तो खैर आंख दिखाई रहा है, वो तो इनकी डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम बातें हैं उसको कतई स्वीकार नहीं करता। और मैक्सिको को देखिए, कनाडा को देखिए, वो भी जब अड़ गए तो अपना फैसला इनको वापस लेना पड़ा, 1 महीने के लिए एक्सटेंड करना पड़ा और आगे भी अभी बढ़ाएंगे और हो सकता है कि बाद में वापस ही ले लें। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि भारत क्यों उस पर प्रतिवाद नहीं कर रहा है, भारत की क्या मजबूरी है, और भारत की इस मजबूरी के पीछे व्यक्तिगत मजबूरी बताई जा रही है। जो सवाल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था, वहां पर अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने उसको व्यक्तिगत सवाल जब बताया था कि यह व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर इतनी खामोशी दिखाई पड़ रही है तो इसके पीछे भी कोई व्यक्तिगत मैटर ही है, जो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विरोधी बातों को लगातार बर्दाश्त कर रहा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं जता रहा है, और जो वो कह रहा है उस तरह से वो धीरे धीरे उसको काम कर रहा है। ये बड़ा सवाल है जो पार्लियामेंट में उठेगा। एक बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सुन लेते हैं कि ताजा तरीन भारत के वाणिज्य मंत्री जब पीयूष गोयल वहां पर थे तो उन्होंने क्या कहा कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया है। सुनते हैं, और बहुत ही गंभीर बात उन्होंने की, लेकिन न तो वहां रहते हुए भारत के वाणिज्य मंत्री ने कोई प्रतिवाद किया, न यहां पर भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, और न ही अब तक कोई प्रतिवाद प्रधानमंत्री की ओर से आया है। जबकि प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन गुजरात में रहे, महिला सशक्तिकरण, और उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति अपने को महसूस कर रहा हूं। खैर, कैसे महसूस कर रहे हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन एक बार सुनते हैं जब वो सबसे धनवान व्यक्ति अपने को महसूस कर रहे हैं उस समय डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए क्या कह रहे हैं, भारत के लिए क्या कह रहे हैं।
Canada, we find that they're charging us over 200% for dairy products. You know about that. And when I left, we had that well taken care of. But under Biden, they just kept raising it. Very difficult to deal with the Canadian representatives. 250% for dairy products, tariff. So where do you hear that? You don't hear that. They have a tremendously high tariff. Give you the exact numbers in a little while coming out on lumber. So they sell us lumber. They have a tremendous tariff. They make it impossible for us to sell lumber or dairy products into Canada, but our numbers are a tiny fraction of that, almost non-existent. And what we're doing is freeing up our forests from the environmental nonsense that they put on them, where you can't cut down a tree. And we have to cut down trees in order to build the firewalls. And those trees are sold, but we're freeing it up on an emergency basis because Canada has been ripping us off for years on tariffs. तो डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार भारत के लिए कह रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और ये बहुत अनफेयर है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, जो टैक्स जितना वो लगाएगा उतना ही हम भी लगाएंगे। और भारत सरकार कहती है हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अमेरिका, भारत के जो प्रवासी हैं अवैध तरीके से वहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ही, लेकिन पहुँच गए तो उनको अमानवीय तरीके से उनको हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर उनको पहुंचाया जा रहा है। और भारत सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे लोगों को ऐसे ही पहुंचाया जाता है। लेकिन दुनिया के दूसरे देश आंख दिखा रहे हैं और वही सवाल पूछा जा रहा है भारत में प्रधानमंत्री से और सरकार से कि आखिर भारत क्यों नहीं आंख दिखा रहा है। भारत के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी ला दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि अगर वो आंख दिखाएं तो पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन क्या कोई व्यक्तिगत मैटर है? सुनते हैं पवन खेड़ा को एक बार फिर। बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और इस सवाल पर बुरी तरीके से घिरी हुई है सरकार संसद में, उसको इन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा। कल से जो बजट सत्र का दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। पवन खेड़ा को एक बार फिर सुनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर, सरकार की खामोशी पर जो वो सवाल पूछ रहे हैं। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you.
इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं, बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। तो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर किस बात का डर है। यह बहुत बड़ी बात है और संसद में भी यह सवाल पूछा जाएगा, जवाब उसका देना पड़ेगा। हालांकि उस जवाब को देने की न देने की कोशिशें जरूर करेगी और यह कहा जाएगा कि संसद में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, उसकी कार्यवाही को चलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन संसद की कार्यवाही होती किस लिए है? सरकार से सवाल पूछने के लिए होती है। तो यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है और इस पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर अमेरिका की इन धमकियों के आगे, अमेरिका की इन बयानबाजियों के आगे, भारत विरोधी बयानों के आगे जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक दे रहे हैं, भारत सरकार खामोश क्यों है? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो संसद में कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे सेशन में उठेंगे। अब इन पर सरकार का क्या जवाब आता है। लेकिन जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान हमने सुनवाया आपको, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो उस समय वहीं पर थे और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर में दूसरी बार गुजरात की यात्रा कर रहे थे। पहले वो चिड़ियाघर में, जिसका जिक्र अभी पीयूष गोयल कर रहे थे, वो एक निजी चिड़ियाघर में गए, वहाँ पर शेर वगैरह के साथ उन्होंने खेल कूद की। उसके बाद वो जब पिछला 2 दिन उन्होंने गुजरात में गुजारे और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ खुद को। जब वहां पर इस तरह की धमकी दी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं। अविनाश, हाँ, सबसे बड़ी बात तो आप दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बोल रहे हैं खुद को, और एक धनी देश का राष्ट्रपति सीधा सीधा धमका रहा है तो आप उसको जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई आप धनी व्यक्ति हैं कि बता रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति हैं? आप में ताकत है, आप धनी व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है जो धनवान होता है हम मानते हैं तो ताकतवर भी होता है, क्योंकि धन और शक्ति एक तरीके से जुड़ी हुई है। तो आपको, और जब विपक्ष आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, पवन खेड़ा का सीधा सीधा कहना है आप दहाड़िए तो, आप बोलिए तो, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई बयान आया है, ना भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। तो अब क्योंकि संसद सत्र शुरू होने वाला है, संसद सत्र में अब देखा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री दहाड़ते हैं कि नहीं दहाड़ते हैं, क्योंकि सवाल तो दहाड़ते तो अक्सर है, लेकिन इस मुद्दे पर वो दहाड़ते हैं कि नहीं दहाड़ते हैं, इसका इंतजार हो रहा है विपक्ष को भी और सरकार को भी, पूरे देश को हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि अब तक के सदन में जब चर्चा की बात होती थी तो सरकार और विपक्ष के बीच में एक चीज पर मतभेद होता था, चर्चा पर मतभेद कभी नहीं होता था। सिर्फ मतभेद ये होता था कि किस नियम के तहत ये चर्चा कराई जाए। लेकिन अब तो ये बात हो गई है कि सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती। तब तो ये होता था कि भाई चर्चा के बाद मत विभाजन कराया जाए कि नहीं कराया जाए। आमतौर पर जो भी सरकार में होता था तो वो कहता था कि भाई चर्चा करा लेते हैं और प्रधानमंत्री का या उस विभाग से संबंधित किसी मंत्री का बाद में जवाब आ जाएगा और चर्चा खत्म हो जाएगी। विपक्ष कहता था कि नहीं, उसके बाद हम डिवीजन भी चाहेंगे, वोटिंग भी चाहेंगे। तो सिर्फ इसी चीज़ पर मतभेद होते थे। लेकिन आज आप देखिएगा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चर्चा की डिमांड करता है और सरकार चर्चा को भी तैयार नहीं होती। उस कई बार मुद्दे पर तो ये होता है कि विपक्ष की डिमांड खाली ये होती है कि भाई हम चर्चा भी नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि संबंधित विभाग का मंत्री आकर जो ये घटनाएं चल रही हैं, जिस तरीके की जो मामला है उस पर संबंधित विभाग का मंत्री बयान दे दे। तब सरकार बयान भी नहीं देती है। तो जाहिर सी बात है सरकार क्या इस मुद्दे पर चर्चा तो दूर, क्या बयान भी जारी करेगी संसद के अंदर? कि विपक्ष की तरफ तो पहला मुद्दा यही है कि आप बयान दीजिएगा। तो स्पष्ट कीजिए कि आखिर वो इतनी धमकी दे रहा है तो आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, और क्या ये सही है कि आप उसके दबाव में झुके हैं? सिंपल सी बात है।
हाँ बिल्कुल, विपक्ष का कहना तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बस खाली एक हाँ या ना में ही आप जवाब दे दीजिएगा कि ट्रंप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने कह दिया कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव जीतने के लिए पैसा दिया, आप उसका भी खंडन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ यूएसएड में जिस तरीके का करीब 180 करोड़ का जो मामला है, जिस आया है सामने कि जिस तरीके 120-21 मिलियन डॉलर का जो मामला आया है सामने, और उन्होंने बोला है कि हमने अपने मित्र नरेंद्र मोदी को जो है वोटर टर्नआउट के लिए यूएस एड दी है, उस पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। पहले तो वो विपक्ष को ही घेर रहे थे, लेकिन जब ट्रंप की तरफ से ये बयान आ गया कि भाई ये जो पैसा दिया गया है वो उस समय का पैसा है जिस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार के थ्रू पैसा आ रहा है तो सरकार के चैनल से ही आ रहा है। और अब आरबीआई चाहे तो बता दे कि भाई किसके अकाउंट में पैसा गया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ऐसे तो आता नहीं है डॉलर कि आप उसको नगद में किसी को पकड़ा दें, वो बैंक के थ्रू ही आएगा। तो किस बैंक के थ्रू आया है, किसके अकाउंट में आया है और उसको वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास में है। तो सरकार बता देना कि भाई जो ऐड आई है कि नहीं आई, और आई है तो कहाँ खर्च हुई है। इस मुद्दे पर अचानक ही जैसे ही ट्रंप ने बोला है कि हमने नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को वोटर टर्नआउट के लिए पैसे दिए, उसके बाद से पूरी की पूरी सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पर खामोश हो गई। उससे पहले जरूर विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये मुद्दा एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा बयान आ गया है, अब उस पर सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि संसद सत्र सामने है और संसद सत्र में ये मुद्दा उठना है, ये भी तय हो गया है और इसका असर भी दिखाई देगा। बिल्कुल। और जो उस समय लगातार ये गुजरात दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राहुल गांधी भी वहां थे, तो गुजरात को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं कि बार बार प्रधानमंत्री गुजरात क्यों जा रहे हैं। लेकिन गुजरात, हालांकि गुजरात में अभी 2 साल है चुनाव में, तो गुजरात में वो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए सारी चीजों के लिए समय है, चिड़ियाघर में जाने का समय है। लेकिन ट्रंप के बयानों का, ट्रंप का जो भारत विरोधी बयान वो दे रहे हैं, उस पर जवाब देने का, और ट्रंप सीधे उनको भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं। अविनाश, आप जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आयोग से संबंधित भी, चुनाव आयोग भी इन तमाम चीजों में जिस तरह से लगातार घेरे में है विपक्ष के, अब चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को सुनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक और मैटर में उसको एक सख्त टिप्पणी की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बारे में बता रहे हैं अविनाश। हाँ, ये मामला हाई कोर्ट का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हाँ, इलाहाबाद एक्चुअल में क्या है कि प्रयागराज में एक चुनाव हुआ था। अब मुद्दा सिर्फ पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए वो भारत के हर चुनाव को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए हर वोट का महत्व है। कोई व्यक्ति कितने वोट से भी जीत रहा हो, भले ही उस एक वोट की कीमत चुनाव नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हो, लेकिन फिर भी एक वोट का महत्व है। और वो उस वोट का, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि 49 लाख वोट एकदम से बढ़ गए हैं, और जबकि बीजेपी का कहना यह है कि हमारी बहुत बड़ी जीत थी, 80 लाख वोटों के करीब का दोनों विपक्ष में और जो अंतर है महागठबंधन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि एक वोट का भी अंतर होता है तो इसका मतलब यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो 37 वोटों का है। ये पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार 37 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उनमें 19 वोटों का अंतर था। तो इस मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो जो प्रधान चुनाव जीता उसने कहा कि भाई हम 37 वोट से जीते हैं, अगर 19 वोट हटा भी दिए जाते हैं तब भी हम 18 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई मुद्दा 18 वोट का हो या 1 वोट का हो, अगर कहीं पर भी धांधली हुई है तो ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल है। कोर्ट ने चुनाव रद्द तो नहीं किया है, कोर्ट ने कहा कि दोबारा काउंटिंग इसकी करवाई जाए, क्योंकि जो डायरी थी प्रोसीडिंग ऑफिसर की, क्योंकि वो डायरी ही नहीं मिल रही है कि डायरी खो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव से रिलेटेड जो भी एक एक चीज़ होती है वो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह में है। और विपक्ष की तरफ से तो आप देख रहे हैं लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव में धांधलियाँ हो रही हैं, एक नाम जो यूनिक ID होता है उस ID पर 2-2, 3-3, 4-4 वोट बना दिए जाते हैं। इससे पहले तो हमने देखा है जो राजीव कुमार थे उन पर यदि कोई भी आरोप विपक्ष सबूतों के
के साथ आता था कि भाई एक एक मकान में एक कमरे का मकान है और पता चलता है उसमें 200 300 400 वोट हैं, एक एक बिल्डिंग में 7-7 हज़ार वोट अचानक बढ़ गए हैं। तो इस पर उनके जो जवाब होते थे वो शेर और शायरी में होते थे, वो कभी भी तथ्यों के साथ आकर जवाब नहीं देते थे और सीधा कह देते थे विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो उनकी खींचे और हम उन आरोपों को खारिज करते हैं। अरे भाई आप आरोप खारिज कर रहे हैं, विपक्ष तो पूरा सबूत लेके आया है, आप ये बोलिएगा कि विपक्ष ने जो सबूत दिए हैं वो सबूत गलत है। आप ये चीज़ नहीं बोलना है। यदि विपक्ष ने बोला है कि इस बिल्डिंग में एकदम से 7,000 वोट आ गए हैं या दिल्ली के एक सांसद निवास पर अचानक ही 50 वोट बढ़ गए हैं, तो भाई आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये वोट कहाँ से बढ़ गया है, कहां से बढ़ गए और कैसे बढ़ गए, कहां आए। उसका जवाब तो जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक वोट का अपना महत्व है और यहां पर 40-40, 50-50 लाख वोट फ्लोटिंग वोट्स हैं, यानी वो एक राज्य से दूसरे राज्य में इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक पार्टी के पक्ष में, जो विपक्ष का आरोप है। और कहां से वो वोट आ रहे हैं, कौन से वोटर हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, तो ये लोकतंत्र को कहां ले जाएगा, यही सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि कम से कम चुनाव आयोग अब उसको अपनी गलती को मानना शुरू किया है उसने, और उस पर वो एक जवाब देने की बात कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इन सारे मामलों में बहुत अहम है कि एक वोट की अपनी कितनी कीमत होती है। तो अब इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और लगे बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। तमाम हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है, उनको आप देखिए और अपडेटेड खबरों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।